स्टडी विद A7 चैनल में आपका स्वागत है। आज़ादी के बाद भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से भविष्य तय होना था। सोचिए, एक विशाल देश जिसे सदियों की गुलामी ने बुरी तरह तोड़ दिया था, वो अपनी आर्थिक किस्मत कैसे लिखता? जवाब था एक बहुत ही बड़ा और साहसिक प्रयोग, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। तो चलिए आज इस 65 साल की आर्थिक कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, आपको बिल्कुल जीरो से एक देश की अर्थव्यवस्था बनानी है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये पहाड़ जैसा काम 1950 में भारत के नेताओं के सामने था। तो उनका हल क्या था? उनका हल था प्लानिंग। और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक के बाद एक ऐसे सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक रोड मैप्स की सीरीज जो आने वाले कई दशकों तक देश की दिशा तय करने वाले थे। और इतने बड़े काम को करने के लिए 1950 में बनाया गया प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। और देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी दफ्तर नहीं था, ये एक तरह से देश का इकोनॉमिक नर्व सेंटर था। मतलब देश की आर्थिक धड़कन, जिसके कंधों पर पूरे देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी। तो हमारी ये जो यात्रा है, ये 4 अलग-अलग दौर से होकर गुजरेगी। हम राष्ट्र निर्माण के शुरुआती दिनों से शुरू करेंगे, फिर संकट और सुधार के उस मुश्किल दौर को देखेंगे और आखिर में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत तक पहुंचेंगे। चलिए इस 65 साल की कहानी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस फाउंडेशनल दौर में चलते हैं, जहां भारत की अर्थव्यवस्था की पहली ईंट रखी गई थी। देखिए, शुरुआत में ही भारत के सामने 2 बिल्कुल अलग रास्ते थे। जो पहला प्लान था, उसका पूरा फोकस था खेतीबाड़ी पर। मतलब सबसे पहले देश का पेट भरना जरूरी था। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। दूसरा प्लान आया, जिसका पूरा जोर भारी उद्योगों पर था। आइडिया ये था कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनना है तो एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस तो बनाना ही पड़ेगा। और जानते हैं क्या, खेती पर वो शुरुआती फोकस सच में काम कर गया। पहला प्लान उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। लक्ष्य था 2.1% की ग्रोथ का और हासिल हुई 3.6%। इसका मतलब था ज्यादा अनाज, लोगों के लिए बेहतर जिंदगी और एक नए देश के लिए उम्मीद की एक नई सुबह। लेकिन ये जो शुरुआती कामयाबी थी ना, ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। तीसरा प्लान आया, जिसमें खेती और उद्योग दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई। लेकिन तभी देश पर एक साथ कई मुसीबतें आ पड़ी। बाहरी झटके और कुछ अनहोनी आपदाएं भारत की तरक्की की गाड़ी को पटरी से उतारने वाली थीं। सोचिए, एक के बाद एक 2 युद्ध, पहले चीन के साथ फिर पाकिस्तान के साथ, और ऊपर से एक विनाशकारी सूखा। इन संकटों ने तीसरे प्लान को लगभग पूरी तरह से फेल कर दिया। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक झटका नहीं था, इसने देश को एक बहुत ही मुश्किल और अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया। तो इन संकटों के बाद शुरू होता है हमारा दूसरा दौर। एक ऐसा दौर जहां पुरानी योजनाओं पर फिर से विचार किया गया और देश की नई जरूरतों पर ध्यान दिया गया। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में उस दौर की पूरी उथल-पुथल की कहानी कह देती है। ये जो योजना अवकाश आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये था कि देश में हालात इतने खराब थे कि 5 साल की लंबी प्लानिंग करना मुमकिन ही नहीं था। सरकार को मजबूरन हर साल के हिसाब से योजनाएं बनानी पड़ी, बस किसी तरह देश को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा था। इसी मुश्किल भरे दौर में भारत के भविष्य की नींव भी रखी जा रही थी। एक तरफ हरित क्रांति ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं इसरो जैसे संस्थानों की स्थापना ने आने वाली तकनीकी कामयाबियों का रास्ता खोल दिया। और यहीं पर देश की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब सिर्फ आर्थिक विकास ही काफी नहीं था। 5वां प्लान गरीबी हटाओ के नारे के साथ आया। ये एक बहुत ताकतवर राजनीतिक नारा तो था ही, लेकिन ये इस बात का भी प्रतीक था कि अब ये महसूस किया जाने लगा था कि विकास का फायदा देश के सबसे गरीब इंसान तक भी पहुंचना चाहिए। तो अब होता ये है कि 1980s के दशक तक आते-आते देश की आर्थिक सोच ही बदलने लगती है और यहीं से बड़े बदलावों की जमीन तैयार होती है। छठा प्लान, ये एक तरह से जमीन हिला देने वाला बदलाव था। दशकों से जो सरकारी कंट्रोल वाला समाजवादी मॉडल चल रहा था, उसके बाद ये आर्थिक उदारीकरण की तरफ पहला और बहुत बड़ा कदम था। मतलब नियमों में ढील देना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना और धीरे-धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना। इस दौर में हमने देखा कि नाबार्ड बना, गांवों तक पैसा पहुंचाने की कोशिश हुई, सामाजिक सुधारों पर जोर दिया गया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था।
एक और बड़ा आर्थिक संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, जिसने प्लानिंग के सफर पर एक आखिरी और निर्णायक ब्रेक लगा दिया। और इसी संकट के बाद भारत की आर्थिक कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और हम पहुंचते हैं अपने आखिरी यानी चौथे दौर में। देखिए, 1991 का जो आर्थिक संकट था, वो एक तरह से भारत के लिए वेकअप कॉल था। इसने देश को अपने अब तक के सबसे बड़े आर्थिक सुधार करने पर मजबूर कर दिया, और यहीं से शुरू हुई एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। अब इस नए और खुले बाजार के दौर में पंचवर्षीय योजनाओं को भी अपना रूप बदलना पड़ा। तो अगर हम इस पूरे 65 साल के सफर को देखें तो ये 3 बड़े पड़ावों में बंटा हुआ लगता है। पहला पड़ाव था देश की नींव रखना, खेती और उद्योग। दूसरा पड़ाव था समाज की बड़ी समस्याओं से निपटना, जैसे गरीबी और बेरोजगारी। और आखिर में तीसरा पड़ाव था भविष्य की तरफ देखना, यानी ह्यूमन रिसोर्स और सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान देना। जब हम आखिरी कुछ प्लान्स को देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। कुछ शब्द बार बार आते हैं, जैसे समावेशी, न्याय, समानता और टिकाऊ। मतलब अब फोकस पूरी तरह बदल चुका था। लक्ष्य सिर्फ ग्रोथ नहीं था, बल्कि ऐसी ग्रोथ थी जो सबके लिए हो और हमारे पर्यावरण को भी बचाए रखे। और फिर 65 साल लंबा ये सफर खत्म हुआ। 12वीं योजना आखिरी थी। 2014 में योजना आयोग, जो कभी भारत की आर्थिक प्लानिंग का दिल हुआ करता था, उसे भंग कर दिया गया और उसकी जगह आया एक नया संस्थान, नीति आयोग, जो कि एक पॉलिसी थिंक टैंक की तरह काम करता है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो पंचवर्षीय योजनाओं से नीति आयोग तक का ये जो सफर है, ये सिर्फ एक संस्था का नाम बदलना नहीं है, ये देश की आर्थिक सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक बात तो तय है कि पंचवर्षीय योजनाओं ने आधुनिक भारत की नींव रखी, इसमें कोई शक नहीं। पर अब सवाल ये है कि क्या ये नया रास्ता, ये नई सोच भारत को विकास की नई मंजिलों तक ले जा पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत की विकास गाथा के अगले अध्याय में लिखा जाएगा।